एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा था। आज हम लोग सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने आपको बताया था मैंने कि सेल वॉल कुछ ऑर्गेनिज्म में यानी कुछ सेल्स के चारों तरफ पाई जाती है जो कि एज अ प्रोटेक्शन लेयर की तरह काम करती है। तो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल पाई जाती है वो देखेंगे एंड उनका कॉम्पोजिशन क्या होता है और फंक्शन क्या होता है। ठीक है, सेल वॉल found in plant cell, fungal cell and algal cell। इन तीनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड ये मेम्ब्रेन लाई करती। जैसे मान लीजिए ये प्लांट सेल है तो इसके आपको पता प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी एंड जस्ट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका क्या लाई करेगा, सेल वॉल लाई करेगा। इसी तरीके से फंगल सेल में भी सेल वॉल पाया जाएगा एंड एल्गल सेल में भी सेल वॉल पाया जाएगा। किसमें मटेरियल जो है सभी में अलग अलग होता है। इसी तरीके से बैक्टीरिया में भी सेल वॉल पाई जाती है और सभी में वो अलग अलग कॉम्पोजिशन का मतलब अलग अलग मटेरियल से अलग अलग सब्सटेंसेस से ये बना होता है। तो बैक्टीरिया में भी बैक्टीरियल सेल में भी पाया जाता है बैक्टीरियल सेल। अब आपको ये देखना है कि प्लांट सेल में किसका बना होता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। ये मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था कि एनिमल सेल के चारों तरफ सेल वॉल नहीं पाई जाती। प्लांट सेल में मेजरली ये सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है, सेलुलोज का। रेस्ट ऑफ द कंपोनेंट हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे प्लांट सेल वॉल के बारे में। ठीक है, फंगल सेल किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। जिस मटेरियल का नाम है आपको नाम याद रख लेना है। प्लांट सेल में सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। यहां पर हम लोग लिख सकते हैं मेड अप ऑफ सेलुलोज, यहां पर मेड अप ऑफ काइटिन, मेड अप ऑफ अगेन सेलुलोज। Algal cell wall and plant cell wall both are made up of cellulose, and the bacterial cell wall made up of peptidoglycan। ठीक है, ये किसका बना होता है, मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। अगेन सब्सटेंस का नाम है, सब्सटेंस आपको एज इट इज याद कर लेना है। बाकी आगे अगर आप डिटेल्स में हायर क्लासेस में पढ़ेंगे इसके बारे में, पेप्टाइडोग्लाइकन क्या होता है, सेलुलोज क्या होता है, काइटिन क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। फॉर योर क्लास आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सेल वॉल किसमें और किसका बना होता है। प्लांट सेल में ये सेलुलोज का बना होता है एंड फंगल सेल में काइटिन का बना होता है और एल्गल सेल में किसका बना होता है, ये सेलुलोज का। एंड बैक्टीरियल सेल में ये किसका बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है। ठीक है, आपको इतना समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं कि प्लांट सेल को डिटेल में थोड़ा सा कि प्लांट सेल में और क्या क्या मटेरियल पाए जाते हैं। तो ये मैं इरेज कर रही हूँ। डिटेल्स में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, प्लांट सेल के बारे में। प्लांट सेल, सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल, cell wall of plant cell made up of cellulose, hemicellulose, pectin, lignin, क्यूटिन, सुब्रेन एटसेट्रा। ये सारी चीजें इसमें पाई जाती है, बट मेजरली जो इसका कॉम्पोजिशन होता है वो सेलुलोज होता है एंड हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। रेस्ट ऑफ द मटेरियल का डिपोजिशन होता है। लिग्निन, क्यूटिन, सुब्रेन ये सेल वॉल पे क्या होते हैं, डिपॉजिट होते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया कि सेल वॉल प्लांट सेल में किसकी बनी होती है। क्लियर हुआ आपको।
अब हम बात करते हैं, जैसे आप देखते हैं कि क्या बोलते हैं, जो आपकी जो टिश्यू आपने पढ़ा है तो आपको पता है सेल दो टाइप्स की होती हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स एंड परमानेंट सेल। आपको इसमें से पता है कि परमानेंट सेल्स आर नॉन डिवाइडिंग सेल्स एंड मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर डिवाइडिंग सेल्स। ये आपको पता है, डिवाइडिंग सेल्स एंड नॉन डिवाइडिंग सेल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल्स में जैसे जैसे सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पर जो आपकी सेल वॉल है वो दो टाइप की या दो तरीके से डिपॉजिट होती है। जो आपकी न्यूली फॉर्म सेल्स होती है उनमें प्राइमरी सेल वॉल पाई जाती है, प्राइमरी सेल वॉल पाई जाती है। और जब सेल्स मैच्योर हो जाती हैं तो उनमें कौन सी सेल वॉल पाई जाती है, सेकेंडरी सेल वॉल पाई जाती है, सेकेंडरी सेल वॉल। यहाँ पर इनमें डिफरेंस क्या है, कंपोजिशन का। अगर आप प्राइमरी सेल वॉल की बात करें तो यहाँ पर हेमीसेलुलोज का कंटेंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सेलुलोज के। और अगर होगा सब, सेलुलोज भी होगा और हेमीसेलुलोज भी होगा और पेक्टिन भी होगा, लेकिन हेमीसेलुलोज का जो कंटेंट है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। किससे, हेमीसेलुलोज का कंटेंट जो है वो ज्यादा होता है, किससे, सेलुलोज से। इस वजह से ये जो मेम्ब्रेन होती है प्राइमरी सेल वॉल क्या होती है, वो सॉफ्ट होती है। जबकि सेकेंडरी सेल वॉल की बात करें जिसमें सेलुलोज का कंटेंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू हेमीसेलुलोज की। ठीक है, तो हमने किसका बना होता है इसके बारे में पढ़ लिया। बाकी जो मिडिल लैमेला होती है, आपने जब मैंने आपको सेल वॉल पढ़ाया था, सॉरी प्लांट सेल बताया था, तो उसमें आपको बताया था मिडिल लैमेला पाई जाती है जो सेल सीमेंट की तरह काम करती है। मिडिल लैमेला एक्ट एज सेल सीमेंट, एक्ट एज सेल सीमेंट। इसका मतलब क्या हुआ सेल सीमेंट का, कि एक सेल्स को, प्लांट सेल्स को, नेबरिंग सेल्स को, मान लीजिए ये एक प्लांट सेल है, इससे दूसरी प्लांट सेल, तीसरी प्लांट सेल कैसे जुड़ी होती है, मिडिल लैमेला के थ्रू जुड़ी होती है। एंड दैट मिडिल लैमेला इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट, दैट इज पेक्टेट। मिडिल लैमेला made up of calcium and magnesium pectate। किसका बना होता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होता है। एक्ट एज सेल सीमेंट। सेल सीमेंट का मतलब क्या हुआ, मैंने आपको बताया। सेल सीमेंट का मतलब क्या हुआ कि नेबरिंग सेल्स को जोड़ने का काम किसका होता है, दो नेबरिंग सेल्स को अटैच करने का काम किसका होता है, मिडिल लैमेला। And that middle lamella is made up of, as the name suggests, middle lamella between the two cells। ठीक है, they are made up of calcium and magnesium pectate। ठीक है, इसके अलावा ये जो आपका सेल वॉल है एक रिजिड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है। ये आप याद रखना कि सेल वॉल कैसा स्ट्रक्चर होता है, नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है। तो सेल वॉल इज अ non-living rigid membrane lies outside the plasma membrane, lies outside the plasma membrane, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है। अब आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि जो मेम्ब्रेन होती है ये हमें क्या कर देती, सेल को क्या कर देती है, सराउंडिंग से अलग कर देती है। तो कोई भी अगर मान लीजिए सपोज, सराउंडिंग का मतलब जो भी इन्वायरमेंट जिसमें वो रह रहा है सेल, उसको हम लोग सराउंडिंग कहते हैं। तो सपोज ये मान लीजिए कोई दो सेल्स हैं, ठीक है। अब इस सेल्स को इस सेल से मटेरियल एक्सचेंज कर रहा है। तो एनिमल के केस में तो यहाँ पर कोई रिजिड मेम्ब्रेन तो है नहीं, एनिमल सेल में तो कुछ पाया ऐसा नहीं जा रहा है। लेकिन प्लांट सेल में ये रिजिड मेम्ब्रेन सेल वॉल इसको रजिस्ट करती है कि एक सेल से कोई भी मटेरियल दूसरे सेल से एक्सचेंज ना हो सके। इसके लिए क्या होता है कि ये जो सेल वॉल डिपॉजिट होती है आपकी, ये कहीं कहीं पर डिपॉजिट नहीं होती है, एक पोर क्रिएट करती है। दैट पोर को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा। तो प्लाज्मोडेस्मेटा क्या है,
प्लाज्मोडेस्माटा ये क्रिएट करता है क्या, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन द टू नेबरिंग सेल्स। क्या क्रिएट करता है ये, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन द टू नेबरिंग सेल्स। क्रिएट या establish cytoplasmic connections between the two cells या two neighboring cells. It's better to say two neighboring cells. दो नेबरिंग सेल्स में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस को क्या करता है, एस्टैब्लिश करता है। यहाँ पर देखते हैं हम लोग कैसे ये प्लाज्मोडेस्माटा दो नेबरिंग सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन का रोल प्ले करता है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था प्लांट सेल, अगर आप स्ट्रक्चर थोड़ा सा याद करें तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है प्लांट सेल का। ध्यान दीजिए, ये जो गैप यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है आपका प्लाज्मोडेस्माटा। ये क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा। ये वो प्लेस है जहां पर जो सेल वॉल है वो फॉर्म नहीं होती है, जो सेल वॉल है वो फॉर्म नहीं होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। एंड दे एस्टैब्लिश द कनेक्शन बिटवीन द नेबरिंग सेल्स। सपोज ये नेबरिंग सेल्स है, यहाँ पर जो नेबरिंग सेल्स होंगे उनके साथ ये कम्युनिकेशन का काम करता है। कोई भी मटेरियल एक सेल से दूसरे सेल में इस प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू होकर जाता है। सपोज आप ध्यान से यहाँ पर समझिएगा कि हम लोग किसमें, इसका एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं कि रूट में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। रूट में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और वो वाटर रूट के थ्रू, रूट हेयर के थ्रू एब्जॉर्ब होकर कहाँ पर पहुंचता है, जाइलम तक पहुंचता है, ताकि वो क्या हो सके, सेल्स में प्लांट सेल में उसको ट्रांसफर कर दिया जा सके। तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि सपोज ये सेल्स ही तो बनी हुई है और ये प्लांट सेल्स, अगर सोचिए यहाँ पर पूरी तरीके से प्लाज्मोडेस्माटा एस्टैब्लिश होगा तो वाटर एक सेल से दूसरे सेल में जा ही नहीं पाएगा। तो ये प्लाज्मोडेस्माटा क्या करते हैं, कनेक्शंस क्रिएट करते हैं फॉर द मटेरियल एक्सचेंज बिटवीन द टू नेबरिंग सेल्स। क्लियर हुआ आपको प्लाज्मोडेस्माटा का काम क्या होता है। ये क्या है, ये सेल में वो स्ट्रक्चर है या वो स्पेस है जहां पर सेल वॉल फॉर्म नहीं होती है। सेल वॉल यानी जो आपकी सेल वॉल है, मेम्ब्रेन है, ये फॉर्म नहीं होती, उसी स्ट्रक्चर को, उस प्लेस को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। एंड फंक्शन क्या होता है, दे एस्टैब्लिश साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन और हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द टू नेबरिंग सेल्स। क्लियर हुआ आपको। अब हम लोग फंक्शंस देख लेते हैं सेल वॉल का। फंक्शन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल क्या है, फंक्शन ऑफ सेल वॉल यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पर सेल वॉल प्रोटेक्ट द सेल from outer harsh environment from injury, drought, सूखे से बचाता है। ठीक है, दूसरा फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड शेप टू द सेल, इट प्रोवाइड स्पेसिफिक शेप टू द सेल। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन हो गया किसका, सेल वॉल का। हम लोग सेल के, आपको पता है कि हम लोग सेल के एक एक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग साइटोप्लाज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप देखिए ध्यान से, सेल है ये और सेल के अंदर यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, रेस्ट ऑफ द जो ये आपका सस्पेंशन पाया जाता है। सस्पेंशन मतलब लिक्विड फेज है और उसमें आपका जो सॉलिड मटेरियल है वो क्या है, सस्पेंडेड फॉर्म में है। तो ये आपका कोलॉइडल सस्पेंशन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का इंपॉर्टेंट रोल, ये क्या है, मेन अरीना फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। साइटोप्लाज्म क्या है, मेन अरीना या मेन अरीना फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज।
मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर ही आपको पता है जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सस्पेंडेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। मतलब इसी में सारे जैसे आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे प्रेजेंट है, इस साइटोप्लाज्म में। गोल्जी बॉडी कहाँ पे प्रेजेंट है, इसी साइटोप्लाज्म में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पे प्रेजेंट है, इसी साइटोप्लाज्म में। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे प्रेजेंट है, इसी साइटोप्लाज्म में। मतलब जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं ये सारे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म क्या है, all the cell organelles, यहां पे लिख दे रही हूं मैं, all the cell organelles suspended in cytoplasm, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या है, कोलॉइडल सॉल्यूशन है। साइटोप्लाज्म क्या है, कोलॉइडल सॉल्यूशन present between प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड ये क्या है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बिटवीन प्लाज्मा membrane and nuclear membrane मैं डायरेक्टली एनएम लिख दिया है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो आपको दिखाई दे रहा है कि साइटोप्लाज्म का जो अगर एरिया देखा जाए कि कहां से कहां तक पाया जा रहा है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके बाहर जितना भी मटेरियल है वो क्या होगा, वो साइटोप्लाज्म होगा। न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल होगा वो क्या होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म ये सारे कंटेंट को मिला के हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट एक स्ट्रक्चर है, ये कई बार पूछा जाता है, क्या है, द होल स्ट्रक्चर enclosed inside the plasma membrane is called protoplasm, ठीक है, it's called protoplasm। अब आपको यानी हम इसको कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म, भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और क्या है, साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म के अंदर सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं प्लस न्यूक्लियस, ये मिला के आपका क्या बन गया, प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, आपको समझ में आया प्रोटोप्लास्ट क्या है और साइटोप्लाज्म क्या है। इसके बाद हम लोग देखते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम मतलब जो सेल ऑर्गेनल्स इसके अंदर प्रेजेंट है उसके बारे में हम लोग देखते हैं, सेल ऑर्गेनल्स जो प्रेजेंट है उनके बारे में। ये क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव लिविंग मटेरियल या लिविंग स्ट्रक्चर फाउंड इन साइटोप्लाज्म। जरा देखते हैं कौन कौन से ऑर्गेनल्स हैं। आपको पता है हम लोग देखते हैं ऑर्गेनल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल एंड नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। कौन कौन से हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, मेम्ब्रेन मतलब जो ऑर्गेनल्स हैं उनके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन पाई जा रही है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल।
ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल and no membrane bound organelle, no membrane bound organelle। मतलब इनके चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। और इनके चारों तरफ कितनी मेम्ब्रेन होगी? सिंगल मेम्ब्रेन। और इनके चारों तरफ कितनी मेम्ब्रेन होगी? डबल मेम्ब्रेन। इट्स जस्ट लाइक आप ये बोल दो कि ये बुक है, इस बुक ऑफ सेल ऑर्गेनल मान लो, तो इसके ऊपर कितनी कवर चढ़ी? एक कवर चढ़ी है, दो कवर चढ़ी है, या कोई कवर नहीं चढ़ी है? तो हम क्या बोलेंगे? अगर एक कवर चढ़ी है तो सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल कवर, ठीक है। दो चढ़ी है तो डबल कवर, और कोई भी नहीं चढ़ी तो नो कवर, ठीक है। सिंपल बात समझ में आ रही है कि सेल ऑर्गेनल्स के चारों तरफ कितनी मेम्ब्रेन पाई जा रही है, उसके बिहाफ पर हमने इनको क्लासिफाई कर दिया। एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, या एक भी नहीं प्रेजेंट है। क्लियर हो रहा है? देखते हैं कौन कौन से हैं जिनके चारों तरफ सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है और कौन कौन से हैं जिनको चारों तरफ डबल पाई जाती है। तो यहाँ पर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कौन कौन से हैं? लाइसोसोम, लाइसोसोम, पेरोक्सीसोम, पेरोक्सीसोम, वैक्यूल, लाइसोसोम, पेरोक्सीसोम, वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, पेरोक्सीसोम, वैक्यूल, गोल्जी बॉडी, ठीक है। ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं आपके, ये कैसे हैं? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। मतलब इनके चारों तरफ कितनी मेम्ब्रेन होगी? सिंगल मेम्ब्रेन। कौन कौन से? लाइसोसोम, पेरोक्सीसोम, वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी, ठीक है। इसके अलावा किसी किसी सेल्स में ग्लाइऑक्सीसोम्स भी पाए जाते हैं, ग्लाइऑक्सीसोम्स। तो ये सारे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस। ये इन चारों की तरफ अगर आप देखेंगे, दोनों मेम्ब्रेन, इनके चारों तरफ कितनी मेम्ब्रेन होती है? दो मेम्ब्रेन, एक आउटर और एक इनर। आप सोचो जिसके चारों तरफ दो मेम्ब्रेन होगी, वहां पर कैटेगराइजेशन होगा, एक आउटर होगी, एक इनर होगी। यहाँ पर आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा सभी में, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड एंडोप्लाज्मिक सॉरी न्यूक्लियस। अगर हम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल देखें, मतलब कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स ऐसे हैं जिनके चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन पाई ही नहीं जाती है, तो वो कौन कौन से हैं आपके? राइबोसोम, नाम सुना है आपने? राइबोसोम के चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। और इसके अलावा आपका सेंट्रियोल, सेंट्रियोल का भी नाम सुना है आपने, मैंने उस दिन बताया था। प्लांट सेल, एनिमल सेल में सेंट्रियोल पाया जाता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो ये दो सेल ऑर्गेनल ऐसे जिनके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, दे आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, ठीक है, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, ठीक है। कैटेगराइजेशन आपको क्लियर हुआ कि किसके चारों तरफ कौन सी मेम्ब्रेन पाई जाती है। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ सेल ऑर्गेनल्स जो सेल में पाए जाते हैं, ये सेल ऑर्गेनल्स कहाँ पर होंगे? साइटोप्लाज्म में होंगे, क्लियर है। कुछ सेल ऑर्गेनल्स जो सेल में पाए जाते हैं वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं, मतलब मिलजुल के काम करते हैं, एक दूसरे से डिपेंडेंटली काम करते हैं, इंडिपेंडेंटली काम नहीं करते। तो कुछ ऑर्गेनल्स जो एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड मैनर में डिपेंडेंटली काम करते हैं, वो सारे ऑर्गेनल्स मिलके एक सिस्टम बनाते हैं, दैट इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। मैंने क्या बोला? There are few organelles inside the cell which work or perform function in coordinated manner. किस तरीके से मिलजुल कर coordinated manner में काम करते हैं, एक का फंक्शन दूसरे पे डिपेंडेंट होता है, दूसरे का तीसरे पे, तीसरे का चौथे पे। तो ये एक coordinated manner में काम करते हैं and they together constitute endomembrane system। क्या बनाते हैं ये? endomembrane system बनाते हैं। Rest of the organelle which are work or which perform function independently, वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को क्या कॉन्स्टिट्यूट करेंगे? नहीं। मैंने क्या बोला? जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो दो तरीके के, एक जो
कुछ है जो इंडिपेंडेंट मैनर में काम करते हैं, उनको एक दूसरे के फंक्शन पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, वो अपना अलग अलग काम कर रहे हैं, क्या वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाएंगे? नहीं। और कुछ ऐसे हैं जो एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं, दे टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो हम लोग अभी किसके बारे में पढ़ेंगे? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम there are few organelles in the cell which work together in coordinated manner, that is, their function depends upon each other. Together form or constitute endomembrane system. The organelles include in endomembrane system. The organelles include in endomembrane system कौन कौन से ऑर्गेनल्स हैं देखते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, ये सब कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं। दे टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट, या हम ये बोल सकते हैं कि दे आर पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, ठीक है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट कौन बनाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनल्स आर नॉट कॉन्स्टिट्यूट द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं है, इनको छोड़ के जितने भी, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, और आपका राइबोसोम हो गया, सेंट्रियोल हो गया, क्या इनका फंक्शन एक दूसरे पे डिपेंडेंट है? नहीं डिपेंडेंट है। इस वजह से ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा नहीं होते हैं, ठीक है। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट कौन है? गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में डिटेल्स में, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, ठीक है। थैंक यू।